हेलो फ्रेंड, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे अध्याय 3 परमाणु एवं अणु। ये हम क्लास 9 की एनसीईआरटी बुक विज्ञान को हम यहाँ एनालिसिस कर रहे हैं, जिसमें से बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन आज है परमाणु एवं अणु। तो आज हम इसी के बारे में समझेंगे और बहुत अच्छे से आसान शब्दों में इन सभी चीज़ों को समझ करके सारी चीज़ों को अपनी परीक्षा के लिए बेहतरीन तैयारी करेंगे। तो चलिए, यहाँ से एग्ज़ाम में अक्सर सवाल पूछे जाते हैं और क्वेश्चनों को हल किया जाता है। चलिए शुरू करते हैं हम यहाँ से अध्याय 3, जिसमें से सबसे पहले प्राचीन भारतीय एवं ग्रीक दार्शनिक द्रव्य से अज्ञात एवं अदृश्य रूपों से सदैव चकित होते रहे। पदार्थ की विभाषा के मत के बारे में भारत में बहुत पहले लगभग 500 ईसा पूर्व विचार व्यक्त किया गया था। भारतीय दार्शनिक महर्षि कनाड ने प्रतिपादित किया था कि यदि हम द्रव्य को विभाजित करते जाएं तो हमें छोटे छोटे कण प्राप्त होते जाएंगे। अंत में एक सीमा आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा, अर्थात वो सूक्ष्म कण या सूक्ष्मतम कण अविभाज्य रहेगा। इस अविभाज्य सूक्ष्म कण को उन्होंने परमाणु कहा। एक अन्य भारतीय दार्शनिक पगुधा कात्यायान ने इस मत को विस्तृत रूप से समझाया था कि ये कण सामान्यतः संयुक्त रूप से पाए जाते हैं, जो हमें द्रव्यों के भिन्न भिन्न रूपों को प्रदान करते हैं। लगभग इसी समय ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस एवं ल्यूसिपस ने सुझाव दिया था कि यदि हम द्रव्य को विभाजित करते जाएं तो एक ऐसी स्थिति आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा। उन्होंने इस अविभाज्य कणों को परमाणु कहा था। ये सभी सुझाव दार्शनिक विचारों पर आधारित थे और इन विचारों की वैधता सिद्ध करने के लिए 18वीं शताब्दी तक कोई अधिक प्रयोगात्मक कार्य नहीं हुए थे। 18वीं शताब्दी के अंत तक वैज्ञानिकों ने तथ्यों एवं यौगिकों के बीच भेद को समझा तथा स्वाभाविक रूप से यह पता करने के इच्छुक हुए कि तत्व कैसे तथा क्यों संयोग करते हैं। जब तत्व परस्पर संयोग करते हैं तब क्या होता है। वैज्ञानिक आंतवा एल जो वैज्ञानिक थे आंतवा एल लवासिए ने रासायनिक संयोजन के 2 महत्वपूर्ण नियमों को स्थापित किया, जिसने रसायन विज्ञान को महत्वपूर्ण आधार प्रदान किया। रासायनिक संयोजन के नियम। लेवासिए एवं जोसेफ एल प्राउस्ट ने बहुत अधिक प्रायोगिक कार्यों के पश्चात रासायनिक संयोजन के निम्नलिखित 2 नियम प्रतिपादित किए थे। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो यहाँ पे 2 नियम को प्रतिपादित करने वाले 2 वैज्ञानिक थे, लवासिए एवं जोसेफ एल प्राउस्टेट, जिन्होंने द्रव्य संरक्षण का नियम प्रतिपादित किया था। इसमें बात किया गया था कि जब रासायनिक परिवर्तन संपन्न होता है तब क्या द्रव्यमान में कोई परिवर्तन होता है। तो यहाँ पे क्रियाकलाप है, जब X और Y रसायनों का एक युगल लीजिए, जैसे कि पहले में कॉपर सल्फेट, दूसरे में सोडियम कार्बोनेट अथवा बेरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट या लेड नाइट्रेट को सोडियम क्लोराइड। XY युगल की सूची में से किसी एक युगल के रसायनों के अलग अलग विलयन 10 ml जल में तैयार कीजिए। उपरोक्त तैयार युगल विलयनों में से X के विलयन को एक शंक्वाकार फ्लास्क में लीजिए एवं X के विलयन को एक छोटी परख नली में लीजिए। छोटी परख नली को विलय युक्त फ्लास्क में इस प्रकार लटकाइए ताकि दोनों विलयन परस्पर मिश्रित न हो। तत्पश्चात फ्लास्क के मुख पर एक कार्क की भांति लगाइए। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस चित्र में कार्क है, डोरी, शंक्वाकार फ्लास्क, छोटी परख नली, X का विलयन और Y विलयन। X जो विलयन, एक विलयन को आपको परख नली में डालना है, दूसरा Y जो है ये आपको कार्क में डालना है। ठीक है, फिर चित्र अनुसार आपको इस क्रियाकलाप को करते जाना है, जिसमें बात किया गया है कि Y के विलयन संयुक्त शंक्वाकार फ्लास्क में डूबी हुई X के विलयन एक छोटी परख नली है। अंतर्वस्तु युक्त फ्लास्क को सावधानी पूर्वक तोल लीजिए। अब फ्लास्क को झुका करके इस प्रकार घुमाइए जिससे कि X एवं Y के विलयन परस्पर मिश्रित हो जाएं। अब इस फ्लास्क को पुनः तोल लीजिए। शंक्वाकार फ्लास्क में क्या अपक्रिया हुई? क्या आप सोचते हैं कि कोई रासायनिक अपक्रिया हुई? फ्लास्क के मुख पर कार्क क्यों लगाते हैं? क्या फ्लास्क के द्रव्यमान एवं अंतर वस्तुओं में कोई परिवर्तन हुआ?
द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्य का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश। अर्थात हमको यहाँ पे ये निष्कर्ष निकलता है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन किया जाता है और ना ही उसका विनाश किया जा सकता। स्थिर अनुपात का नियम। लवासिया एवं अन्य वैज्ञानिकों ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कोई भी यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों से निर्मित होता है। इस प्रकार प्राप्त यौगिकों में इन तत्वों का अनुपात स्थिर होता है, चाहे इसे किसी स्थान से प्राप्त किया गया हो अथवा किसी ने भी इसे बनाया हो। यौगिक जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव 1:8 होता है, चाहे जल का स्रोत कोई भी हो। इसी प्रकार यदि 9 ग्राम जल का अपघटन करें तो सदैव 1 हाइड्रोजन तथा 8 ऑक्सीजन ही प्राप्त होगा। इस प्रकार अमोनिया में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन द्रव्यमानों के अनुपात सदैव 14:3 के अनुपात में विद्यमान रहते हैं, चाहे अमोनिया किसी भी प्रकार से निर्मित हुई हो अथवा किसी भी स्रोत से ली गई हो। उपरोक्त उदाहरणों से स्थिर अनुपात के नियम की व्याख्या होती है, जिसे निश्चित अनुपात का नियम भी कहते हैं। प्राउस्ट ने इस नियम को इस प्रकार से व्यक्त किया था कि किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होते हैं। आइए हम जानते हैं कि एक वैज्ञानिक के बारे में। तो जॉन डाल्टन का जन्म जो 1766 में इंग्लैंड के एक गरीब परिवार जुलाहा परिवार में हुआ था। 12 वर्ष की आयु में उन्होंने एक शिक्षक के रूप में अपनी जीविका शुरू की। 7 साल बाद वो एक स्कूल के प्रिंसिपल बन गए और सन 1793 में जॉन डाल्टन एक कॉलेज में गणित, भौतिकी एवं रसायन शास्त्र पढ़ाने के लिए मैनचेस्टर चले गए। वहाँ पर उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय शिक्षण एवं शोध कार्य में व्यतीत किया। सन 1808 में उन्होंने परमाणु सिद्धांत को प्रस्तुत किया, जो द्रव्यों के अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण सिद्धांत साबित हुए। वैज्ञानिकों की अगली समस्या इन नियमों की उचित व्याख्या करने की थी। अंग्रेज रसायनज्ञ जॉन डाल्टन ने द्रव्यों की प्रकृति के बारे में एक आधारभूत सिद्धांत प्रस्तुत किया। डाल्टन ने द्रव्यों की विभाज्यता का विचार प्रदान किया, जिसे उस समय तक दार्शनिकता माना जाता था। ग्रीक दार्शनिकों के द्वारा द्रव्यों के सूक्ष्मतम अविभाज्यकरण, जिसे परमाणु नाम दिया था, उसे डाल्टन ने भी परमाणु नाम दिया। डाल्टन का यह सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित था और डाल्टन के परमाणु सिद्धांतों ने द्रव्यमान के संरक्षण नियम एवं निश्चित अनुपात के नियम की युक्ति संगत व्याख्या की। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्य, चाहे तत्व, यौगिक या मिश्रण हो, सूक्ष्म कण से बने होते हैं, जिन्हें परमाणु कहा जाता है। डाल्टन के सिद्धांत की विवेचना निम्न प्रकार से कर सकते हैं। सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं, जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। यहाँ पे बात किया गया है कि द्रव्य के बारे में, इनकी विशेषताओं के बारे में बात किया गया कि सभी द्रव्य जो होते हैं वो परमाणुओं से निर्मित होते हैं, जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में ना तो सृजित होते हैं और ना ही उनका विनाश होता। दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं और भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक निर्मित करते हैं। किसी भी यौगिक में परमाणुओं की संक्षेप संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। आप अगले अध्याय में यह अध्ययन करेंगे कि परमाणु में और छोटे छोटे कण विद्यमान होते हैं। ये सारे प्रश्न हैं जो हम हो सकता है समय मिलेगा तो इन प्रश्नों को हम एक नए सीरीज में और एक नए प्लेलिस्ट में ज़रूर हल किया जाएगा। तो हम यहाँ पर थ्योरियों को विशेष ध्यान देंगे, थ्योरी को आप अच्छे से पढ़ेंगे। हम यहाँ पे ज़्यादा कुछ समझाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वीडियो भी बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है हम उसी को पढ़ेंगे और उसी में समझने की कोशिश करेंगे। परमाणु क्या होता है? क्या आपने कभी किसी इमारत की दीवार बनते देखी है? इन दीवारों से एक कमरा एवं कई कमरों के समूह से एक इमारत निर्मित होती है। उस विशाल इमारत की रचनात्मक इकाई क्या है? किसी बॉबी की रचनात्मक इकाई क्या है? ये रेत का छोटा सा कण होता है। इसी प्रकार सभी द्रव्यों की संरचनात्मक इकाई परमाणु होती है। परमाणु कितने बड़े होते हैं? परमाणु बहुत छोटे होते हैं। किसी भी वस्तु जिसकी हम कल्पना या तुलना कर सकते हैं से भी छोटे होते हैं। लाखों परमाणुओं को जब एक के ऊपर एक
एक के ऊपर एक चट्टे के रूप में रखें तो बड़ी कठिनाई से कागज की एक शीट जितनी मोटी परत बन पाएगी। तो परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर में मापा जाता है। 10⁻⁻9 मीटर बराबर 1 नैनोमीटर और 1 मीटर बराबर 10⁻9 नैनोमीटर होता है। संक्षेप में आकार जैसे कि 10⁻10 बराबर हाइड्रोजन परमाणु, 10⁻9 मीटर बराबर जल अणु, 10⁻8 मीटर बराबर हीमोग्लोबिन के अणु, 10⁻4 मीटर बराबर रेत के कण। चींटी जो होती है 10⁻3 होती है और 10⁻1 सेब होता है। जब परमाणुओं का आकार इतना सूक्ष्म है कि हम इसे नग्न आँखों या नगण्य मान सकते हैं, तो हम इसके बारे में क्यों सोचें? हम इसके बारे में इसलिए सोचते हैं क्योंकि हमारा पूरा विश्व ही परमाणुओं से बना है। चाहे हम उन्हें देख सकें फिर भी वे यहाँ विद्यमान हैं तथा हमारे प्रत्येक क्रियाकलापों पर उनका प्रभाव पड़ता रहता है। हम आधुनिक तकनीकों की सहायता से तत्वों की सतहों के आवर्धित प्रतिबिंबों को दिखा सकते हैं जिनमें उपस्थित परमाणु स्पष्ट दिखाई देते हैं। विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के प्रतीक क्या हैं? डाल्टन ऐसे प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों के प्रतीकों का प्रयोग अत्यंत विशिष्ट अर्थ में किया। जब उन्हें किसी तत्व के प्रतीक का प्रयोग किया तो यह प्रतीक कुछ तत्व की एक निश्चित मात्रा की ओर इंगित करता था, अर्थात ये प्रतीक तत्व के एक परमाणु को प्रदर्शित करता है। बर्जीलियस ने तत्वों के ऐसे प्रतीकों का सुझाव दिया जो उन तत्वों के नामों के एक या दो अक्षरों से प्रदर्शित होता है, जैसे कि इसको हम हाइड्रोजन। डाल्टन के द्वारा सुझाव दिए गए कुछ तत्वों के प्रतीक जैसे हाइड्रोजन, फास्फोरस, कॉपर, गोल्ड, कार्बन। तो यहाँ पे कुछ तत्व दिए गए हैं जिनके इनके प्रतीकों के बारे में बताया गया है। प्रारंभ में तत्वों के नामों की व्युत्पत्ति उन स्थानों के नामों से की गई जहां वे सर्वप्रथम पाए गए थे। उदाहरण जैसे कि कॉपर का नाम साइप्रस से उत्पन्न हुआ और कुछ तत्वों के नामों को विशिष्ट रंगों से लिया गया। उदाहरण स्वरूप स्वर्ण का नाम अंग्रेजी के उस शब्द से लिया गया जिसका अर्थ होता है पीला। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्था है जो तत्वों के नामों, प्रतीकों और मात्रकों को स्वीकृति प्रदान करती है। अधिकतर तत्वों के प्रतीक उन तत्वों के अंग्रेजी नामों के एक या दो अक्षरों से बने होते हैं। किसी प्रतीक के पहले अक्षर को सदैव बड़े अक्षर में तथा दूसरे अक्षर को छोटे अक्षर में लिखा जाता है, जैसे कि हाइड्रोजन। इसमें बताया गया है कि किसी प्रतीक के पहले अक्षर को सदैव बड़े अक्षर में तथा दूसरे अक्षर को छोटे अक्षरों में लिखा जाता है। हाइड्रोजन जैसे कि H से, एल्युमिनियम है Al ना कि Al, मतलब कि हम Al को एल्युमिनियम लिखते हैं तो पहला जो होगा कैपिटल लेटर में, उसके बाद जो अक्षर आएगा उसको हम स्मॉल लेटर में लिखेंगे। ऐसे कोबाल्ट को CO लिखा जाएगा ना कि C दोनों और O कैपिटल लेटर में। कुछ तत्वों के प्रतीक उनके अंग्रेजी नामों के प्रथम अक्षर तथा बाद में आने वाले किसी एक अक्षर को संयुक्त करके बनाते। उदाहरण के लिए जैसे क्लोरीन का Cl और जिंक का Zn। इन तत्वों के प्रतीक को लैटिन, जर्मन, ग्रीक भाषाओं में उनके नामों से बनाया गया। उदाहरण जैसे कि लौह का प्रतीक Fe जो उसके लैटिन नाम फेरम से व्युत्पन्न किया गया है। इसी प्रकार सोडियम का प्रतीक Na, पोटेशियम का प्रतीक K क्रमशः नाइट्रियम एवं कैलियम से उत्पन्न हुआ। इसी प्रकार प्रत्येक तत्व का नाम एवं एक अद्वितीय रासायनिक प्रतीक होता है। आगे हम जानेंगे इसी के बारे में, जैसे परमाणु द्रव्यमान। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सबसे विशिष्ट संकल्पना परमाणु द्रव्यमान की थी। उनके अनुसार प्रत्येक तत्व का एक अभिलक्षणिक परमाणु द्रव्यमान होता है। डाल्टन का सिद्धांत स्थिर अनुपात के नियम को इतनी भली भांति समझाने में समर्थ था कि वैज्ञानिक इससे प्रेरित होकर के परमाणु द्रव्यमान को मापने की ओर अग्रसर हुए। चूँकि एक परमाणु के द्रव्यमान को ज्ञात करना अपेक्षाकृत कठिन कार्य था, इसीलिए रासायनिक संयोजन के नियमों के उपयोग एवं उत्पन्न यौगिकों के द्वारा
सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान को ज्ञात किया गया। जैसे कि एल्युमिनियम का प्रतीक है Al है, आर्गन को हम Ar, बेरियम Ba, बोरान B, ब्रोमीन Br, कैल्शियम को C से, कार्बन C, क्लोरीन Cl, कोबाल्ट से। यहाँ से इनके प्रतीकों के नाम दिए गए हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट लगा करके देख सकते हैं। जैसे सल्फर को S, यूरेनियम को U से, जिंक को Zn से। जब कभी आप तत्वों का अध्ययन करें तो आपके संदर्भ के लिए उपयुक्त सारणी दी गई है। इस पूरी सारणी को एक बार में याद करने की आवश्यकता नहीं है। समय समय पर एवं बार बार उपयोग करते रहने से आप स्वतः ही इन प्रतीकों को निर्मित करना सीख जाएंगे। हम यहाँ एक यौगिक कार्बनिक मोनोऑक्साइड का उदाहरण लेते हैं जो कार्बन एवं ऑक्सीजन के द्वारा निर्मित होता है। प्रायोगिक तौर पर यह निरीक्षित किया जाता है कि 3 ग्राम कार्बन 4 ग्राम ऑक्सीजन के संयोजन से कार्बन मोनोऑक्साइड निर्मित है, और दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि कार्बन अपने 4/3 गुना अधिक द्रव्यमान वाले ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होती है। मान लीजिए कि हम परमाणु द्रव्यमान की इकाई को एक कार्बन परमाणु द्रव्यमान के बराबर मानते हैं, तो कार्बन परमाणु को 1.0 माइक्रोन तथा ऑक्सीजन परमाणु द्रव्यमान को 1.33 यू निर्दिष्ट करेंगे। प्रारंभ में यू मतलब कि माइक्रोन निर्दिष्ट करेंगे। प्रारंभ में परमाणु द्रव्यमान को AMU के द्वारा संक्षेप में लिखते थे, लेकिन आजकल IUPAC के नवीनतम अनुमोदन के द्वारा इसको यूनिफाइड द्रव्यमान के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। लेकिन द्रव्यमानों की इकाई को यथासंभव पूर्णांक या लगभग पूर्णांक में व्यक्त करना अधिक असुविधाजनक होता है। आगे चलकर वैज्ञानिकों ने परमाणु द्रव्यमानों की भिन्न भिन्न इकाइयों के बारे में विचार व्यक्त किए। वैज्ञानिक जब विभिन्न परमाणु द्रव्यमानों की इकाइयों के बारे में शोधरत थे तो उन्होंने प्रारंभ में प्रकृतिजन्य ऑक्सीजन परमाणु के द्रव्यमान के 1/16 भाग को इकाई के रूप में लिया। 2 कारणों से इसे सुसंगत समझा गया। ऑक्सीजन अनेक तत्वों के साथ सभी अभिक्रिया करके यौगिक बनाता है। इस परमाणु द्रव्यमान इकाई के द्वारा अधिकांश तत्वों के परमाणु द्रव्यमान पूर्णांक में प्राप्त होते हैं। यद्यपि 1961 में परमाणु द्रव्यमानों को ज्ञात करने के लिए परमाणु द्रव्यमान इकाई कार्बन 12 समस्थानिक को मानक संदर्भ के रूप में सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया गया था। कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के 1/12वें भाग को परमाणु द्रव्यमान इकाई के रूप में लेते हैं। कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के सापेक्ष सभी तत्वों के परमाणु द्रव्यमान प्राप्त किए गए। कल्पना कीजिए कि एक फल विक्रेता बिना मानक भार के फल बेच रहा है, तो एक तरबूज लेकर कहता है कि इसका द्रव्यमान 12 इकाई है। 12 तरबूज इकाई अथवा 12 फल द्रव्यमान इकाई वो तरबूज के 12 बराबर टुकड़े करता है तथा पाता है कि उसके द्वारा बेचे जा रहे प्रत्येक फल का द्रव्यमान तरबूज के एक टुकड़े के द्रव्यमान के सापेक्ष है। किसी तत्व के सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान को उनके परमाणुओं के औसत द्रव्यमान का कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग के अनुपात द्वारा परिभाषित किया जाता है। अर्थात जैसे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक द्रव्यमान 1 होता है, कार्बन का 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, सोडियम 23, मैग्नीशियम 24, सल्फर 32, क्लोरीन 35.5, कैल्शियम का 40। परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में होता है? अधिकांश तत्वों के परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह पाते। परमाणु अणु एवं आयन बनाते हैं। ये अणु अथवा आयन अत्यधिक संख्या में पुंजित होकर के द्रव्य बनाते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं अथवा छू सकते हैं। अणु क्या है? साधारणतया अणु ऐसे 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह होता है जो आपस में रासायनिक बंध के द्वारा जुड़े होते हैं अथवा वे परस्पर आकर्षण बल के द्वारा कस करके जुड़े होते। अणु को किसी तत्व अथवा यौगिक के रूप में यौगिक के उस सूक्ष्मतम कण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है, जो उस यौगिकों के सभी गुणधर्म को प्रदर्शित करता है। एक ही तत्व के परमाणु अथवा भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर संयोग करके अणु निर्मित करते हैं। तत्वों के अणु। किसी तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणुओं के द्वारा संरचित होते हैं, आर्गन, हीलियम इत्यादि। जैसे अनेक तत्वों के अणु उसी तत्व के केवल एक ही परमाणु के द्वारा निर्मित होते हैं, लेकिन अधिकांश धातुओं में ऐसा नहीं होता। अधातुओं में ऐसा नहीं होता है। उदाहरण के तौर पर ऑक्सीजन अणु 2 ऑक्सीजन परमाणुओं से बनता है, इसीलिए इसे द्विक परमाणु अणु कहा जाता। यदि समानतया 2 के स्थान पर 3 ऑक्सीजन परमाणु संयोग करते हैं तो हमें ओजोन 3 प्राप्त होता है। किसी अणु को
किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को उस अणु की परमाणुकता कहते हैं। अणु या धातु अणुओं एवं कुछ अन्य तत्वों के अणुओं जैसे कि कार्बन के अणुओं की संरचना नहीं होती है, किंतु उनके अणुओं में असीमित परमाणु परस्पर बंधे होते हैं। आइए कुछ तत्वों की परमाणुकता का अवलोकन करते हैं, जैसे कि अधात में आर्गन 1 परमाणु, हीलियम 1 परमाणु, ऑक्सीजन 2 परमाणु, हाइड्रोजन 2, नाइट्रोजन 2 परमाणु, क्लोरीन 2 परमाणु, फास्फोरस 4 परमाणु और सल्फर बहुपरमाणुक होते हैं। धातु में सोडियम 1 परमाणु, आयरन 1 परमाणु, एल्युमिनियम 1 परमाणु और कॉपर 1 परमाणु होता है। यौगिकों के अणु भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में परस्पर जुड़ करके यौगिकों के अणु निर्मित करते हैं। आप सारणी में देख सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो ज़्यादा इम्पोर्टेंस, अब जैसे कि आयन क्या होता है। धातु एवं अधातु युक्त यौगिक आवेशित कणों से बने होते हैं। इन आवेशित कणों को आयन कहा जाता है। जैसे कि धातु एवं अधातु होते हैं, ये अधातु युक्त यौगिक आवेशित कणों से मिलकर बने होते हैं। आयन एक आवेशित कण अथवा आयन एक आवेशित परमाणु अथवा परमाणुओं का एक ऐसा समूह होता है जिस पर नेट आवेश विद्यमान होता है। ये ऋण आवेश अथवा धन आवेश होता है। ऋण आवेशित आयन को ऋणायन तथा धन आवेशित आयन को धनायन कहा जाता। उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड को लीजिए। इसमें धनात्मक सोडियम आयन Na तथा ऋणात्मक क्लोराइड आयन Cl- संगठक गुण के रूप में विद्यमान होते हैं। परमाणुओं के समूह जिन पर नेट आवेश विद्यमान होते हैं उसे हम बहुपरमाणुक आयन कहते हैं। हम आयनों के निर्माण के बारे में अध्याय 4 में और अधिक जानकारी से प्राप्त पढ़ेंगे। तो जैसे कि कैल्शियम है, संगठक कैल्शियम एवं इसमें कैल्शियम ऑक्साइड ऑक्सीजन 5:2 में है इसका अनुपात। फिर रासायनिक सूत्र जो पढ़ेंगे या रासायनिक सूत्र के बारे में बताया गया है। यहाँ पर कुछ सामान्य एवं सरल बहुपरमाणुक आयन जैसे कि सोडियम का Na+, पोटेशियम K+, सिल्वर Ag+ और आयरन जो होता है कॉपर Cu+ होते हैं। तो यहाँ पे कुछ दिए हैं परमाणु को आप देख सकते हैं और ज़्यादा इम्पोर्टेंस, और यहाँ पर इसके परमाणु क्रमांक और इसके कुछ सूत्रों के बारे में बताया गया है। और यहाँ पर कुछ ज़्यादा विशेष कर इसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि हाँ जो एग्ज़ाम में पूछे जाएं। तो आइए इसमें लिखा है कि आपने क्या सीखा, इसमें हम देख सकते हैं। तो किसी भी अपक्रिया में अभिकारकों और उत्पादों के द्रव्यमानों का योग अपरिवर्तनीय होता है। मतलब किसी भी अपक्रिया में अभिकारकों और उत्पादों के द्रव्यमानों का जो योग होता है अपरिवर्तनीय होता है। यह द्रव्यमान के संरक्षण का नियम कहलाता है। एक शुद्ध रासायनिक यौगिक में तत्व हमेशा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में विद्यमान होते हैं। इसे निश्चित अनुपात का नियम कहा जाता। तत्व का सूक्ष्मतम कण परमाणु होता है जो स्वतंत्र रूप से प्रायः नहीं रह सकते तथा उनके सभी रासायनिक गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है। किसी अणु जो होते हैं, अणु किसी तत्व अथवा यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण होता है जो सामान्य दशाओं में स्वतंत्र रह सकता। ये पदार्थ के सभी गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है। किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उनके सभी संगठक तत्वों तथा संयोग करने वाले सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या को दर्शाता है। परमाणुओं का वह पुंज जो आयन की तरह व्यवहार करता है उसे हम बहुपरमाणुक आयन कहते हैं। उनके ऊपर एक निश्चित आवेश होता है। आणविक यौगिकों के रासायनिक सूत्र प्रत्येक तत्व की संयोजकता के द्वारा निर्धारित होते हैं। आयनिक यौगिकों में प्रत्येक आयन के ऊपर आवेशों की संख्या के द्वारा यौगिकों के रासायनिक सूत्र ज्ञात करते हैं। यहाँ पर इसके अभ्यास प्रश्नों के हैं, तो इसमें ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंस नहीं था। तो बस आज के लिए इतना ही, शेष हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि सोडियम कार्बोनेट का सूत्र कैसे प्राप्त होता है, Na2CO3 ये आया कहाँ से। तो बहुत ही आसान है क्योंकि Na जो होता है इसमें +1 आयन होते हैं, CO3 तो क्रॉस करके सारा कंप्लीट हो जाता है। इसमें ज़्यादा कुछ विशेष करके एग्ज़ाम में पूछे नहीं जाएंगे। तो बस आज के लिए बस इतना ही, शेष हम पढ़ेंगे नए अध्याय में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, मस्त रहें। नमस्कार।